हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स को डिस्कस किया था। अब हम आज फ्यूचर टेंस को शुरू कर रहे हैं और फ्यूचर टेंस के पहले पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? यदि हमें कोई फ्यूचर का एक्शन हो, उसे रिप्रेजेंट करना हो, उसे दर्शाना हो, कोई फ्यूचर में कोई काम होना है उसे दर्शाना हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब पहचान क्या है? तो इंग्लिश के सेंटेंसेस में ये कुछ एडवर्ब्स दे रखी होंगी और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन अ फ्यू डेज। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो दे रखी होंगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस में है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। राहुल विल सिंग अ सॉन्ग, राहुल गाना गाएगा। आई शैल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा। राम विल कंप्लीट हिज टास्क, राम अपना काम पूरा करेगा। दे विल विन द मैच, वे मैच जीतेंगे। तो ये सारे के सारे एक्शंस जो हैं वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये चारों सेंटेंस जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्यों में फ्यूचर सिंपल टेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसको समझते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, और यहाँ पर कोई सकारात्मक बात की जाएगी तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है फ्यूचर सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो अब विल या शैल का प्रयोग किन के साथ किया जाएगा? तो देखिए, एंशिएंट इंग्लिश में यानी कि पुरानी अंग्रेजी में, ओल्ड इंग्लिश में विल और शैल दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता था। जैसे कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता था और विल का प्रयोग बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनके साथ किया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो सकता है सब जगह आपको विल दिखे, या फिर हो सकता है शैल भी दिख सकता है। कहीं पे यदि ऑप्शन नहीं हो तो वहां पर हम आई और वी के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। अब राम और ये सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, गो यानी कि V1, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो है वो इस स्ट्रक्चर में हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब आई सब्जेक्ट, अब शैल या विल किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्ले V1 और उसके बाद में क्रिकेट ऑब्जेक्ट। दे विल सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाएंगे। तो दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, सिंग V1 वर्ब की बेस फॉर्म, और अ सॉन्ग इसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस हैं वो इस स्ट्रक्चर में हो गए। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि नकारात्मक वाक्यों में? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, देन उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, उसके बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव सेंटेंसेस का जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट,
मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गाएंगे। तो तीनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट उसके बाद में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, और देन उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको लिखा गया है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उनमें सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद में नॉट V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए हमेशा, अब हमें ये पता चल चुका है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है, तो विल शैल ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद में जो सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, उसके बाद में बेस फॉर्म V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आ जाएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर रहता है। विल राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाएगा। शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। विल दे सिंग अ सॉन्ग, क्या वे गाना गाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया गया है, विल शैल और यहाँ पर विल। अब आई के साथ विल या शैल किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऑप्शन ना हो तो हमें चूज करना पड़ सकता है, कहीं पे विल नहीं दे रखा है तो वहाँ पे शैल कर सकते हैं, या कहीं पे शैल नहीं है तो वहाँ पे विल कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद में सब्जेक्ट्स और फिर उसके बाद में V1 सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखा गया है। तो ये तीनों के तीनों इस स्ट्रक्चर में हो गए। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। मेन हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। यदि हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं, और जो भी ब्लैंक दिए गए होंगे वहाँ पे हम वर्ब की जो फॉर्म्स होगी उन्हें फिल कर सकते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जब पूछे जाते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जब पूछे जाते हैं, कोई नेगेटिव क्वेश्चन किया जाता है, उस समय क्या स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, उसको समझते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, देन उसके बाद में V1 वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे प्रश्न बनाने के लिए। विल राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा। शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। विल दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वे गाना नहीं गाएंगे। ये इन तीनों के मीनिंग हो जाएंगे। और विल शैल विल ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में प्रयोग किए गए हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट तीनों जगह इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, फिर तीनों जगह V1 का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखा गया है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है प्रश्नवाचक बनाने के लिए। तो तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में हो गए। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का छोटा सा पार्ट रह गया है। इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट है कि जब दो एक्शन हो रही होती हैं फ्यूचर में, तो दोनों को हम फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते हैं, एक को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं। जैसे कि इफ आई कम आई विल टीच यू। अब यहाँ पर इसका हिंदी में मीनिंग होगा यदि मैं आऊँगा तो तुम्हें पढ़ाऊँगा, यानी कि दोनों के दोनों क्लॉज जो हैं वो हिंदी के मीनिंग से तो हमें फ्यूचर टेंस में लग रहे हैं। यदि मैं आऊँगा तो तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी कि दोनों के दोनों क्लॉज जो हैं वो हिंदी मीनिंग से तो फ्यूचर में लग रहे हैं और फ्यूचर के ही हैं, लेकिन लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं जो पहले जो एक्शन होगी उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में जो एक्शन होगी उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि इफ़ आई कम आई विल टीच यू, तो इसका मीनिंग अब यही होगा कि यदि मैं आऊँगा तो तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर ये भले ही
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, फिर भी इसका मीनिंग यही होगा। एक और देखते हैं, व्हेन आई मीट हिम आई विल कॉल यू, जब मैं उससे मिलूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। अब यहाँ पर दोनों के दोनों जो क्लॉज हैं वो दोनों के दोनों फ्यूचर टेंस में हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक जगह जो पहले एक्शन होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। व्हेन आई मीट हिम, जब मैं उससे मिलूंगा, आई विल कॉल यू, तो तुम्हें मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पर दोनों जगह फ्यूचर का प्रयोग ना करके जो पहले एक्शन जो होगा वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। हम क्या करते हैं कि हिंदी से सीधा ट्रांसलेट करने की आदत होती है और दोनों को हम फ्यूचर में लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहला क्लॉज जो होगा उसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है और फिर उसके बाद जो क्लॉज होगा उसे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। आई ब्लैंक गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल जो है मार्केट जाऊंगा, ये मीनिंग देना चाहता है। तो अब आई के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई शैल, अब उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, ये यहाँ पे ऐसे था, तो अब यहाँ पे बेस फॉर्म यानी कि गो, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा। शी ब्लैंक नॉट मैरी यू, वह तुमसे शादी नहीं करेगी, ये मीनिंग देना चाहता है। तो शी, अब विल नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और V1 आ जाएगा मैरी, एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो शी विल नॉट मैरी यू, वह तुमसे शादी नहीं करेगी। विल यू ब्लैंक ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, क्या तुम बाजार से सब्जियां लाओगे, ये ऐसा कहना चाहता है। तो विल, अब यहाँ पे देखो विल यू पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, फिर सब्जेक्ट दे रखा है। अब यहाँ पे हमें V1 का प्रयोग करना है, तो ब्रिंग एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यही V1 है, वर्ब की बेस फॉर्म है। तो विल यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, क्या तुम मार्केट से सब्जियां लाओगे। अब लास्ट सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू ब्लैंक वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा मीनिंग देना चाहता है। तो हमने देखा था कि जब दो क्लॉज होते हैं तो पहले क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं और दूसरे क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यू विल पास, ये फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा है हमें, फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें इस ब्लैंक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इस ब्लैंक को फिल करना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यू के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये वर्क आ जाएगा। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो चलिए आज ये अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया। अब इससे अगले लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।